A very good morning to all the participants of this webinar. Welcome on behalf of the DTRTI Lucknow to this webinar. As you are aware, we are doing daily webinars on various topics dealing with Income Tax Act, laws, etc. Whatever is part of your syllabus for the exams and part of your knowledge base that you must have being a member of the Income Tax Department. As I said, no officer will be able to do justice to his orders unless he has learnt the sections or unless he has understood the sections from the Act itself, from the language of the Act itself. So from that point of view, we are bringing to you this knowledge. Today we'll be starting with chapter 16, and yesterday we had done chapter 15. In that there were two sections which were remaining, section 180 and 180A. So section 180A में प्रोवाइजो ऐड किया गया जिसमें कि 1 अप्रैल 2000 से ये जो सेक्शन है इसके प्रावधान अब एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन किस बारे में था, एक मोटा मोटा जायका या जायजा ले लेते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जब भी जो टाइम लिया जाता है किसी भी लेखक के द्वारा जो साहित्यिक या कला संबंधी कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने में जहां वो 12 समय से ज़्यादा का समय लेता है, तो जो भी राशि रिसीव की जाती है या रिसीवेबल होती है उसके द्वारा किसी भी प्रीवियस ईयर में, क्योंकि एक मुश्त कंसिडरेशन उसको दिया जा रहा है, एक बार में दिया जा रहा है जो राशि है, क्योंकि उसने अपने जो इंटरेस्ट है या कॉपीराइट है उसको किसी को असाइन या ग्रांट किया है। इंटरेस्ट को असाइन किया जाता है और कॉपीराइट को ग्रांट किया जाता है, या उसने अपने रॉयल्टीज का पेमेंट उसको कंसिडरेशन मिल रहा है या कॉपीराइट फीस मिल रही है उसको। तो ये सारी राशियां अगर एक मुश्त मिल रही हैं और कार्य वो 12 महीने से ज़्यादा के समय में कंप्लीट करता है, तो यदि वो ये क्लेम करता है तो वो जो राशि है वो एलोकेट कर दी जाएगी असेसमेंट के पर्पस से इस मैनर में और ऐसे पीरियड पे जो कि प्रेस्क्राइब पीरियड होगा। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब वो 12 महीने से ज़्यादा समय लगा रहा है तो क्या 2 प्रीवियस ईयर में लिया जाए या एक प्रीवियस ईयर में लिया जाए, क्योंकि राशि एक साथ रिसीव हो रही है। तो ये प्रावधान था, उसको क्लेम करने के लिए कहा गया था जो आर्टिस्ट है या जो लिटरेचर लिख रहा है। लेकिन अब ये प्रावधान 1 अप्रैल 2000 से है नहीं, क्योंकि इसमें प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया दैट नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द प्रीवियस ईयर, जो कि उस असेसमेंट ईयर से रेलेवेंट है जो असेसमेंट ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2000 को या उसके बाद। और इसी प्रकार से 180A में 180A में भी इससे मिलती जुलती बात कही गई थी कि जहां पर भी कोई इंडिविजुअल है जो अपना नो हाउ देता है किसी को, जो जानकारी उसके पास है, और वो जो इंडिविजुअल है जो कि इंडिया में रेसिडेंट है वो डेवलप कर रहा है कोई नो हाउ, कोई तरीका, कोई भी जानकारी डेवलप कर रहा है और इसको डेवलप करने में उसको 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो वो चुन सकता है, वो चयन कर सकता है कि जो ग्रॉस अमाउंट जो मिलेगा लमसम कंसिडरेशन का जो उसके द्वारा रिसीव या रिसीवेबल होगा प्रीवियस ईयर के दौरान, जो 1 अप्रैल 2000 उसके पहले के साल के लिए है, और इसलिए रिसीव होगा क्योंकि वो अलाउ कर रहा है उस नो हाउ का यूज किया जा सकता है। वो व्यक्ति जो ट्रीट किया जाएगा, मान लिया जाएगा इनकम टैक्स को चार्ज करने के लिए उस ईयर के लिए, और
फॉर ईच ऑफ द टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, और उसके 2 प्रीवियस ईयर्स पहले के प्रीवियस ईयर्स के लिए, as if 1/3 thereof were included in his income chargeable to tax for each of those years. ये मान लिया जाएगा कि अगर उसको वो जो राशि है 3 साल में मिली है तो उसको 1/3 करके प्रत्येक साल में ले लिया जाएगा अगर वो चुनता है। और अगर वो चुनता है तो इस प्रावधान में कुछ भी लिखा गया हो तो अगर वो चुनता है तो उसकी जो ग्रॉस अमाउंट है वो उस तरह से ट्रीट की जाएगी और जो उसी तरह से ट्रीट कर ली जाएगी कि वो 3 अलग अलग साल में वो 1/3 के रूप में मान ली जाएगी। और जो असेसमेंट्स हैं फॉर ईच ऑफ द 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर शैल इफ मेड बी अकॉर्डिंगली रेक्टिफाइड, और जो पिछले सालों के जो 2 असेसमेंट्स हैं अगर वो हो भी गए हैं तो उनका रेक्टिफिकेशन सेक्शन 154 में कर दिया जाएगा। और 154 के पर्पज से जो पीरियड लिया जाता है 4 साल का, वो वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से कैलकुलेट किया जाएगा जिसमें जो असेसमेंट था जिसमें जो असेसमेंट उस प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा था, जिसमें वो अमाउंट रिसीव होता है, रिसीवेबल होता है, जिस साल में वो असेसमेंट किया जाता है, जब भी वो असेसमेंट किया गया वहाँ से 4 साल का समय ले लिया जाएगा। यानी 4 साल में वो रेक्टिफिकेशन हो सकता है। और जैसे कि 154 में कहा गया है कि भाई जो रेक्टिफिकेशन है वो पर्टिकुलर डेट जिस फाइनेंशियल ईयर में आती है उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 4 साल का टाइम उस पर दिया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 4 साल का समय है ये वहाँ से लिया जाएगा कि जब वो असेसमेंट किया गया था। तो ये भी चूंकि प्रावधान 1 अप्रैल 2000 के बाद से अब नहीं है तो ये सुविधा अब उपलब्ध नहीं है। और इसके साथ हमारा चैप्टर 15 खत्म हो जाता है। तो इस वेबिनार में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 16, और चैप्टर 16 है आपका जो खास प्रावधान है जो अप्लाई करते हैं फर्म्स को, स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फर्म्स। इसमें शुरुआत होती है सेक्शन 182 182, जो कि आप देख सकते हैं डिलीटेड है। So we go to 183, even that is also deleted. Now we go to 184. 184 से शुरुआत करते हैं assessment as a firm. A firm shall be assessed as a firm for the purposes of this act if the partnership is evidenced by an instrument and the individual shares of the partners are specified in that instrument. एक फर्म को इस एक्ट के पर्पज से तभी असेस किया जाएगा अगर एक फर्म के रूप में इस एक्ट के पर्पज से केवल तभी असेस किया जाएगा जब जो पार्टनरशिप है, और ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसमें पार्टनरशिप जो बनती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2000 उसके प्रावधान 1932 का जो अधिनियम है उसके तहत वो रेगुलेट होती है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनरशिप है यानी जो साझेदारी है, अगर उसका सबूत एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है, यानी कोई कागज कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है जिसके द्वारा जो सबूत है उस पार्टनरशिप के होने का, इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। इट कैन नॉट बी एन ओरल पार्टनरशिप, ये मौखिक पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो अगर मौखिक पार्टनरशिप होगी तो फर्म के रूप में असेस नहीं हो सकती है। फर्म के रूप में अगर असेस होना है तो इट हैज टू बी एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो पार्टनरों के शेयर हैं, प्रत्येक पार्टनर का शेयर उसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए उसी इंस्ट्रूमेंट। जब ये 2 कंडीशन अप्लाई करेंगी तभी उस फर्म का असेसमेंट इस एक्ट के पर्पज से फर्म के रूप में हो सकता है। 184(2)
A certified copy of the instrument of partnership referred to in subsection 1 shall accompany the return of income. जो इंस्ट्रूमेंट था पार्टनरशिप का वो साथ में आएगा रिटर्न ऑफ इनकम के फर्म की, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आएगी। उस इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कौन सर्टिफाई करेगा? इसको फर्म की तरफ से जो भी रिटर्न भर रहा है वो इसको सर्टिफाई करेगा, जो वेरीफाई कर रहा है रिटर्न। Commencing on or after 1st April 1993, असेसमेंट ईयर 1993-94 ऑनवर्ड्स ये रिक्वायरमेंट लाया गया है कि 93-94 असेसमेंट ईयर और उसके बाद के असेसमेंट ईयर्स के लिए जब भी रिटर्न भरी जाती है तो उसके साथ रिटर्न के साथ फर्म की रिटर्न के साथ उस इंस्ट्रूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी अकम्पनी करती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच असेसमेंट एज ए फर्म इज फर्स्ट सॉट। जिस साल के रिस्पेक्ट में सबसे पहले असेसमेंट सीख किया जा रहा है, असेसमेंट प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि भी हमारा असेसमेंट फर्म के रूप में कीजिए। जब ये सबसे पहला जो पहला साल होता है उस साल में जब रिटर्न फाइल होता है तो उस रिटर्न के साथ ये सर्टिफाइड कॉपी पार्टनरशिप के इंस्ट्रूमेंट की लगानी आवश्यक है। केवल फर्स्ट ईयर के लिए है, ये हर साल में नहीं। अब एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन a copy of the instrument of partnership shall be certified in writing by all the partners not being minors, or where the return is made after the dissolution of the firm, by all persons not being minors who were partners in the firm immediately before its dissolution, and by the legal representative of any such partner who is deceased. एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा रहा है कि जो कॉपी फाइल की जाएगी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप की, उस पर साइन कौन कौन करेगा। जो कॉपी है पार्टनरशिप के इंस्ट्रूमेंट की, जिसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड वगैरह कुछ भी कहें आप, जिसको जो भी इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा वो पार्टनरशिप बनी है, यहाँ कोई ये बात नहीं की जा रही है कि इट हैज टू बी रजिस्टर्ड ऑल्सो। रजिस्ट्रेशन के प्रावधान इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में होंगे। तो ऑब्वियसली कभी कोई फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। जो कॉपी है इंस्ट्रूमेंट की उसको सर्टिफाई किया जाएगा राइटिंग में हर पार्टनर के द्वारा, प्रत्येक पार्टनर के द्वारा, लेकिन माइनर पार्टनर के लिए जरूरी नहीं है। और जहां पर रिटर्न जो है फर्म के डिसॉल्व होने के बाद फाइल होती है तो वो सारे के सारे पर्सन्स उसको साइन करेंगे और सर्टिफाई करेंगे जो कॉपी को, पार्टनरशिप की जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी कॉपी को वो सारे पर्सन्स को सर्टिफाई करेंगे जो पार्टनर थे फर्म के डिसॉल्व होने से जस्ट पहले। और अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो गई है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको साइन करेंगे। यानी हर पार्टनर की तरफ से एक सिग्नेचर आना चाहिए, तो पार्टनर का खुद का या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, अगर वो पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट हैज टू अकम्पनी द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर, where the firm is assessed to as such for any assessment year. फर्म इज असेस्ड एज सच का मतलब है जब फर्म की तरह असेस होती है इसी असेसमेंट ईयर के लिए, इट शैल बी असेस्ड इन द सेम कैपेसिटी फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ईयर। वो उसी कैपेसिटी में हर उसके बाद वाले साल में भी असेस होगी इफ देयर इज नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आता, यानी अगर वही पार्टनर रहते हैं, पार्टनरों में कोई बदलाव नहीं होता, जिन पार्टनरों से फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड थी उसमें अगर कोई बदलाव नहीं होता, या जो शेयर्स हैं पार्टनर्स के और द शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स एज एविडेंस बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द असेसमेंट एज अ फर्म वाज फर्स्ट सॉट, या उन शेयर्स में अगर कोई बदलाव नहीं होता
फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई जब तक बदलाव नहीं होता तब तक वो उसी कैपेसिटी में असेस होगी। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्टनर्स के शेयर में बदलाव होता है तो जो बदलाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा। और उसकी बात सब सेक्शन 4 में की गई है, वेयर एनी सच चेंज हैड टेकन प्लेस इन द प्रीवियस ईयर, जब भी ऐसा कोई बदलाव घटित हुआ है। कैसा बदलाव? या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, या फिर शेयर चेंज हो गए पार्टनरों के, या तो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, यानी कौन कौन से पार्टनर है ये बदल गया, या उनके शेयर क्या हैं वो बदल गया। अगर ये बदल जाता है तो फर्म जो है एक सर्टिफाइड कॉपी रिवाइज इंस्ट्रूमेंट जो है पार्टनरशिप का उसकी फर्निश करेगी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, उस असेसमेंट ईयर के लिए जो रेलिवेंट है ऐसे प्रीवियस ईयर से, एंड सारे के सारे इस सेक्शन के प्रावधान जो है उसके अनुसार अप्लाई हो जाएंगे। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। 184(5) में कहा जा रहा है कि notwithstanding anything contained in any other provision of this act, इस एक्ट के किसी और प्रावधान में कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए, where in respect of any assessment year there is on the part of the firm any such failure as is mentioned in section 144, अगर कोई ऐसा फेलियर हो जाता है जो सेक्शन 144 में लिखा हुआ है किसी भी असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में, the firm shall be so assessed that no deduction by way of any payment of interest, salary, bonus, commission, or remuneration by whatever name called made by such firm to any partner of such firm shall be allowed in computing the income chargeable under the head profits and gains of business or profession, and such interest, salary, bonus, commission, or remuneration shall not be chargeable to income tax under clause 28(5). यहां यह बात कही जा रही है कि यदि सेक्शन 144 का जो कोई फेलियर हो जाता है, जो फेलियर सेक्शन 144 में लिखा है, तो सबसे पहले जाके देखते हैं सेक्शन 144 में कौन सा फेलियर लिखा है जिसकी वजह से जो बदलाव आ रहा है यहाँ पे वो बदलाव ये है कि फर्म के को इस प्रकार से असेस किया जा रहा है कि जब हम उसका इनकम चार्जेबल निकालेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल हेड में, तो कोई भी डिडक्शन जो पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन दिया जाता है उसका कोई डिडक्शन उसको नहीं देंगे, और बिना डिडक्शन दिए फर्म का असेसमेंट करेंगे। और जब हम डिडक्शन नहीं दे रहे हैं तो कोई भी अगर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन जो पार्टनर को दिया गया है वो 28(5) में चार्जेबल नहीं होगा। 28(5) में जहाँ पे वो पार्टनर के हाथ में चार्जेबल हो जाता है तो वो चार्जेबल नहीं होगा। तो पहले देखते हैं, जब भी कोई प्रावधान को पढ़ा जाता है इस बात पे गौर करना आवश्यक होता है कि उस प्रावधान को लाने का पर्पस क्या है। कई बार पर्पस ये होता है कोई नई लॉ ला रहे हैं, कई बार ये पर्पस होता है कोई मिसचिफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कई बार पर्पस होता है ऊपर दिए गए क्लॉजेस को मॉडिफाई करना टू सम एक्सटेंट, उनको एक्सप्लेन करना या उसमें कोई कंडीशन लगाना या शर्त जोड़ना। इसी तरह से और भी कई प्रयोजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई प्रावधान लाया जाता है। ये जानना आवश्यक होता है कि प्रावधान के पीछे मंशा क्या है। यदि हर प्रावधान की मंशा पता होगी तो उस प्रावधान को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 184(5) में ये कौन से डिफॉल्ट की बात हो रही है जो सेक्शन 144 में है। सेक्शन 144 में कहा जा रहा है कि ये जो फेलियर हैं कि सबसे पहले अगर कोई पर्सन जो है वो रिटर्न नहीं भरता 139(1) के अनुसार, fails to make the return required under subsection 139(1) and has not made a return or a revised return under subsection 4 or 5, और उसने ना रिवाइज रिटर्न की है ना ना ओरिजिनल रिटर्न भरी है,
ना ये बिलेटेड रिटर्न भरी है उसने। उसके बाद बी में है कि वो ये भी फेल कर जाता है कंप्लाई करने से, कोई नोटिस उसको 142(1) में इशू किया जाता है, उसमें कहा जाएगा भी रिटर्न भरिए, या वो फेल करता है कंप्लाई करने से कोई डायरेक्शन जो उसको ऑडिट कराने के लिए सबसेक्शन 2A में इशू किया गया था, या फिर रिटर्न भरने के बाद हैविंग मेड ए रिटर्न वो जो भी नोटिस उसको 143(2) में भेजा जाता है उस नोटिस के टर्म्स से कंप्लाई करने में फेल हो जाता है। तो जहां वो रिटर्न नहीं भरता या जहां वो 142(1) के नोटिस के जवाब में कंप्लायंस नहीं करता, या जो 142(2A) के डायरेक्शन के कंप्लायंस नहीं करता, या 143(2) का कंप्लायंस नहीं करता, ऐसे कंडीशन में इनमें से कोई भी अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो असेसिंग ऑफिसर इस बात को मद्देनजर रखते हुए सारा जो सुसंगत मटेरियल उनके पास है उसको मद्देनजर रखते हुए जो असेसिंग ऑफिसर ने इकट्ठा किया होगा, असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वो एक असेसमेंट कर देगा उसके टोटल इनकम का या लॉस का। उसके जजमेंट में जो बेस्ट असेसमेंट हो सकता है वो कर देगा और तय करेगा कि कितनी राशि उस असेसी के द्वारा पेबल है। उस असेसमेंट के आधार पर असेसी ने कोऑपरेट नहीं किया, या तो रिटर्न नहीं भरा, या नोटिस के जवाब में उसने डॉक्यूमेंट्स इत्यादि नहीं दिए, तब उस केस में असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसको बोलता है, और टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट वो उसका असेसमेंट करेगा, मटेरियल गैदर करेगा और उस मटेरियल के आधार पर उसका असेसमेंट करेगा। और बशर्ते फर्दर दैट ये कोई जरूरी नहीं होगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए एक ऐसे केस में, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की बात कर रहे हैं, एक ऐसे केस में जहां नोटिस 142(1) का इशू किया गया था असेसमेंट को करने से पहले, यानी असेसमेंट करने से पहले 142(1) का नोटिस अगर इशू किया गया तो उस नोटिस में कह दिया गया था कि रिटर्न भरिए, असेसी ने रिटर्न भरा नहीं, तो असेसमेंट करने से पहले अगर 142(1) का नोटिस दे दिया गया है कि आप रिटर्न भरिए, तो एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दे ही दी गई है, कितने बार दी जाएगी? वो कॉपरेट नहीं कर रहा, एक नोटिस उसको सर्व कर दिया गया, और उसके बाद उसने उसका कोई कंप्लायंस नहीं। The provisions of this section as they stood immediately before their amendment by the direct tax laws 87 shall apply to and relation to any assessment for the assessment year commencing on the first day of April 88 or any earlier assessment years, and references in this section to other provisions of this act shall be construed as references to those provisions as for the time being in force and applicable to the relevant assessment year. जो प्रोविजंस इस सेक्शन के डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1987 के अमेंडमेंट के आने के पहले थे, वो 1 अप्रैल 88 से जो असेसमेंट ईयर शुरू होता है, यानी 88-89 असेसमेंट ईयर से जो पहले के असेसमेंट ईयर्स हैं, या 88-89 जो असेसमेंट ईयर है उस पर पहले वाले प्रावधान उन पर लागू होंगे, क्योंकि नए प्रावधान उसके बाद लागू होंगे। तो 144 का डिफॉल्ट हमने देखा। अब उस 144 के डिफॉल्ट के सिलसिले में ही 184 में ये कहा जा रहा है कि यदि कोई फर्म ऑन पार्ट ऑफ द फर्म कोई फेलियर हो जाता है, जो सेक्शन 144 में मेंशन्ड है, तो फर्म को इस प्रकार से असेस किया जाएगा कि जैसे कि कोई भी डिडक्शन उनको, ये जो पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता है उसका नहीं दिया जाएगा, और साथ साथ ये जो राशियां हैं ये 28(5) में भी चार्ज नहीं होगी। तो 28(5) को भी देख ले। 28(5) में लिखा है कि कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन जो भी नाम से बुलाया जाए, जो या तो ड्यू है या रिसीव किया जा रहा है किसी भी पार्टनर के द्वारा फर्म के, उस फर्म से रिसीव किया जा रहा है, वो जो है
चार्जेबल होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इस हेड में चार्जेबल होगा। तो पार्टनर के हाथ में वो चार्ज होता है, और साथ में प्रोवाइजो भी है, उसको भी देख लेते हैं कि जहां पर कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन या उसका कोई पार्ट अलाउ नहीं किया गया, or any part thereof has not been allowed due to be deducted under clause 14b, the income under this clause shall be adjusted to the extent of the amount not so allowed to be deducted. अगर 40b में 40b के प्रावधान में जहां पे वो प्रावधान दिए हैं जो कि अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल होते हैं, अगर इनमें से कोई राशि डिडक्ट नहीं करने दी जाती, तो जो ये इनकम जो पार्टनर के हाथ में टैक्स हो रही है, क्योंकि वहां पे डिडक्ट नहीं करने दी गई, वहां टैक्स हो गई, तो इसलिए अब यहाँ पे ये टैक्स नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे एडजस्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक तरह से जो राशि इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन की थी, वो राशि अगर 40b में डिडक्ट नहीं होती है, यानी जो फर्म के असेसमेंट में अगर डिडक्ट नहीं होती है, एक तरह से 40b का जो डिसअलाउंस है उसके सिलसिले में है कि वहां पर अगर डिडक्ट नहीं होती तो वहां पर वो ऐड हो जाती है। तो चूंकि वहां ऐड हो जाती है तो यहाँ पर दोबारा से इसको टैक्स करने की जरूरत नहीं है। और इसी सिलसिले में 184 सेक्शन में भी इसी तरह की बात कही गई है कि जहां पर भी ये जो राशियां हैं इनको डिडक्ट नहीं करने दिया जा रहा है 184(5) के तहत, तो ये 28(5) में पार्टनर के हाथ में फिर टैक्स नहीं होंगी। और इस संबंध में थोड़ा रूल्स देख लेते हैं। पहले रूल 122, रूल 22 बात कर रहा है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। An application for registration of a firm for the purposes of the Act shall be made in accordance with the provisions of sub-rules 2 to 5. फर्म के रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर जो 2 से 5 तक रूल मेंशन्ड है, सब रूल्स, उसके अनुसार की जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि अगर कोई पार्टनरशिप एविडेंस है किसी इंस्ट्रूमेंट से और उसमें शेयर्स भी मेंशन्ड है, तो उसका असेसमेंट एज ए फर्म तब होगा एक्ट के तहत। तो ये जो इसके सिलसिले में जो प्रक्रिया है कि फर्म के रजिस्ट्रेशन की, उसके बारे में ये यहाँ पे ये सब रूल है जिसको हम अभी देख रहे हैं, और शायद इसको हम रजिस्ट्रेशन के साथ देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो पहले हम आगे के सेक्शन थोड़ा देख लेते हैं। असेसमेंट व्हेन सेक्शन 184 नॉट कंप्लाइड विथ। अगर 184 कंप्लाई विथ नहीं होता है तो क्या होगा? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जहां पर भी फर्म नहीं कंप्लाई करती है सेक्शन 184 से, यानी वो इंस्ट्रूमेंट नहीं फाइल करती है रिटर्न के साथ, या जो मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट नहीं फाइल करती है रिटर्न के साथ उसकी सर्टिफाइड कॉपी को साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए वो अगर कंप्लाई नहीं करती तो फर्म शैल बी सो असेस्ड दैट नो डिडक्शन बाय वे ऑफ पेमेंट। तो वही जो चीज़ें हैं इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन, ये अलाउ नहीं किया जाएगा उसके असेसमेंट में, और साथ साथ 28(5) में भी वो अलाउ नहीं होगा। ये बात 184 के 5 में भी कह दी गई है वैसे, तो चूंकि वही बात 184(5) में भी कह दी गई है, लेकिन यहाँ पर इसको 5 में इस तरह से कहा गया कि फर्म के बिहाफ पे अगर 144 का फेलियर हो जाता है, यानी नोटिस नहीं देती है या रिटर्न ही नहीं भरती है, तब वहाँ पे जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है तो इस प्रकार से होता है। जबकि 185 में कहा जा रहा है कि 184 पूरे प्रावधान का अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो यानी कि हर तरह का यहाँ पे नॉन कंप्लायंस शामिल है,
कि अगर वो एविडेंस नहीं के रूप में पार्टनरशिप डीड भी नहीं देती है तो भी वही प्रावधान लग जाए। अब आते हैं चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म 187, where at the time of making an assessment under section 143 or 144 it is found, असेसमेंट जब 143 या 144 के तहत किया जाता है और उसमें ये पाया जाता है कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया है, that a change has occurred in the constitution of a firm, the assessment shall be made on the firm as constituted at the time of making the assessment. तो जो असेसमेंट किया जाएगा ये उस फर्म पे उसी हिसाब से किया जाएगा जैसे कि वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था जब वो असेसमेंट किया जा रहा था। मेकिंग द असेसमेंट का मतलब है जब आप 143(3) का ऑर्डर पास कर रहे हैं, ऑर्डर जिस दिन पास होता है उस दिन हम कहते हैं हमने असेसमेंट कर दिया। तो यानी कि जब हम असेसमेंट करेंगे तो जो बदला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से करेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जा रहा है कि कब यह माना जाएगा इस सेक्शन के पर्पज से कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन तब माना जाएगा जब एक या उससे ज्यादा पार्टनर्स, इफ वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स सीज टू बी पार्टनर्स, एक पार्टनर भी अब पार्टनर नहीं रह गया या उससे ज्यादा पार्टनर्स अब नहीं रह गए, और वन और मोर न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड, या एक पार्टनर कोई नया आ गया या उससे ज्यादा पार्टनर नए आ गए। इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों में, that one or more of the persons who were partners of the firm before the change continue as partner, शर्त यह है, परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कि चेंज से पहले भी पार्टनर था और अब भी वो कंटिन्यू कर रहा है एज पार्टनर उस चेंज के बाद। यानी कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। अगर सारे पार्टनर बदल जाएंगे तो वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो तो डिसॉल्व हो गई फर्म, सारे पार्टनर खत्म हो गए, फिर नए पार्टनर आ गए। दैट इज नॉट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि जब एक पार्टनर या तो चला जाए, एक या ज्यादा पार्टनर चले जाएं, या एक या ज्यादा पार्टनर आ जाएं, परंतु कम से कम एक पार्टनर ऐसा जरूर हो जो चलता रहे, उसको कहते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और 2B में कहा जा रहा है कि वेयर ऑल द पार्टनर्स कंटिन्यू विद अ चेंज इन द रिस्पेक्टिव शेयर्स और इन द शेयर्स ऑफ सम ऑफ देम। अगर पार्टनर वही रहते हैं, भले ही पार्टनर वही रहते हैं, लेकिन उनके शेयर में बदलाव आ जाता है, जो प्रॉफिट्स में शेयर करते हैं वो, उसमें अगर बदलाव आ जाता है, आपस में कैसे शेयर होगा वो प्रॉफिट, उनके अपने अपने शेयर कैसे जो भी थे उसमें अगर बदलाव आ जाता है, उनके क्रमशः शेयर, उनके रिस्पेक्टिव शेयर्स जो थे उनमें अगर बदलाव आ जाता है, पार्टनर भले ही चेंज ना हो तो भी वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो ये हुआ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, जब हम कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, तो वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन उसी सेक्शन के लिए है। Provided that nothing contained in clause A shall apply to a case where the firm is dissolved on the death of any of its partners. अब सवाल ये उठता है, अगर कोई भी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु की वजह से फर्म अगर डिसॉल्व कर दी जाती है, एक पार्टनर की भी अगर मृत्यु हो जाती है और उसकी वजह से फर्म अगर डिसॉल्व कर दी जाती है, तो क्लॉज ए वहां पे अप्लाई नहीं होगा। नथिंग कंटेन इन क्लॉज ए शैल अप्लाई। तो क्लॉज ए में क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहिए। जब हम कहते हैं एक पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहिए और दूसरी तरफ हमने देखा कि एक पार्टनर की मृत्यु हुई और फर्म डिसॉल्व हो गई, तो जब एक पार्टनर के मृत्यु पे फर्म डिसॉल्व हो जाती है
तब क्या किया जाएगा? तो टू दैट एक्सटेंट क्या हम उसको चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे या फर्म का डिसोल्यूशन मानेंगे? तो ऑब्वियस बात यह है कि वहां फर्म डिसॉल्व हो गई है, उसको चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जा सकता क्योंकि फर्म इटसेल्फ इज डिसॉल्व। एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई, बाकी पार्टनर तो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। एक पार्टनर चला भी गया है, फर्म से बाहर चला गया, तो कंडीशंस वही हैं जो कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन की है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मृत्यु की वजह से फर्म डिसॉल्व हो गई तो इसको डिसोल्यूशन कहा जाएगा, इसको चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं 188 पे, सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म। Where a firm carrying on a business or profession is succeeded by another firm, एक फर्म जो कि बिजनेस प्रोफेशन चला रही है उसकी जगह पे दूसरी फर्म आ जाती है, एंड द केस इज नॉट वन कवर्ड बाय सेक्शन 187। लेकिन 187 में कवर किया हुआ ये केस नहीं है, यानी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं है। सेपरेट असेसमेंट्स शैल बी मेड ऑन द प्रीडेसेसर फर्म एंड द सक्सेसर फर्म। अलग अलग असेसमेंट करने होंगे पहले वाली फर्म पे और बाद वाली फर्म पे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 170। तो जैसा 170 में लिखा है उस तरह से अलग अलग असेसमेंट करने होंगे पिछली फर्म पे और बाद वाली फर्म पे। जब वो फर्म सक्सीड कर जाती है दूसरे फर्म की, दूसरी फर्म उसकी जगह पे आ जाती है। तो पहले हम 187 देख लेते हैं। 187 में चेंज ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि असेसमेंट करते वक्त जब ये पाया जाता है कि चेंज आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो भी चेंज आया है उसके मद्देनजर उस फर्म को चेंज कॉन्स्टिट्यूशन पे असेस करना होगा। और 188 में कहा गया है जब भी एक फर्म की जगह दूसरी फर्म आ जाती है और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का केस नहीं है, फर्म की जगह दूसरी फर्म आ गई, जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है वो 187 में डिफाइंड है, क्लियरली डिफाइंड है, तो उसी तरह से चलेगा। 188 में जहां पर एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है और दूसरी आ जाती है, पहली फर्म की जगह पे दूसरी फर्म आ गई, तो पहले वाली फर्म और दूसरी वाली फर्म के दोनों के अलग अलग असेसमेंट करने पड़े। और अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 170, तो उसके लिए 170 को भी एक बार देख लेते हैं। 170 में यही कहा जा रहा है कि जहां पर एक पर्सन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन चला रहा था, जिसको प्रीडेसेसर बोलेंगे, वो सक्सीड कर गया है, उसको सक्सीड कर दिया गया है दूसरे पर्सन के द्वारा जो कंटिन्यू कर रहा है उस बिजनेस या प्रोफेशन को चलाने में। तो जो पहले वाला है उसको असेस किया जाएगा उस इनकम के रिस्पेक्ट में डेट ऑफ सक्सेशन तक, और जो सक्सेसर है उसको असेस किया जाएगा सक्सेशन की डेट के बाद से। और यही सक्सेशन की डेट के लिए पहले वाले को असेस किया जाएगा। और 172 में ये कहा गया है कि 1 में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन जब भी प्रीडेसेसर मिल नहीं रहा है, इन प्रीडेसेसर को पाया नहीं जा सकता, जो असेसमेंट है इनकम का जिसमें जिस प्रीवियस ईयर में सक्सेशन हुआ है, सक्सेशन की डेट तक का जो असेसमेंट है और उसके पहले वाले प्रीवियस ईयर का जो असेसमेंट है वो सक्सेसर पे कर दिया जाएगा उसी प्रकार से और उसी हद तक जैसे कि वो किया गया होता प्रीडेसेसर पे, और उसको अब लेकिन सक्सेसर पे कर दिया जाएगा जहां पे प्रीडेसेसर मिल ही नहीं रहा, कैन नॉट बी फाउंड, तो उस केस में सक्सेसर पे कर दिया जाएगा। और जब भी कोई राशि पेबल होती है इस सेक्शन में
किसी भी इनकम के रिस्पेक्ट में ऐसे बिजनेस से प्रोफेशन के उस प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें सक्सेशन हुआ था और अप टू द डेट ऑफ सक्सेशन जो राशि पेएबल होती है या उसके पहले साल के लिए जो भी राशि पेएबल हो जाती है जो प्रीडेसेसर पे असेस की गई थी और वो राशि अगर रिकवर नहीं की जा सकती है उससे, 2 में तो ये था अगर प्रीडेसेसर ही नहीं मिल रहा, लेकिन 3 में ये है कि अगर वो राशि जो असेस की गई थी प्रीडेसेसर पे वो उससे रिकवर नहीं की जा सकती तो असेसिंग ऑफिसर उसकी फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा और कि भाई वो रिकवर नहीं की जा सकती है और उसके बाद वो राशि पेएबल हो जाएगी और रिकवरेबल हो जाएगी सक्सेसर से। और इस कंडीशन में सक्सेसर को यह हक होगा कि वो प्रीडेसेसर से वो सारी राशि जो पे की जाएगी वो रिकवर कर लेगा। और उसके बाद कहा गया है 170(4) में कि जहां पर भी कोई बिजनेस या प्रोफेशन चलाया जा रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा और उसको सक्सीड किया जाता है और साइमल्टेनियसली सक्सेशन के साथ साथ या सक्सेशन के बाद एक पार्टीशन हो जाता है, यानी एक बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रही थी और उसका सक्सेसर दूसरा पर्सन आ गया और उसके बाद ही सक्सेशन के बाद एक पार्टीशन हो गया जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी का। वो जो भी मेंबर्स थे या ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स थे एचयूएफ के उनके बीच में पार्टीशन हो गया, तो जो टैक्स ड्यू होगा उस इनकम के रिस्पेक्ट में बिजनेस या प्रोफेशन की जो जो सक्सीड हुआ था सक्सेशन की डेट तक जो टैक्स होगा टैक्स ड्यू होगा वो असेस किया जाएगा या रिकवर किया जाएगा जैसे 171 में लिखा हुआ है, लेकिन इस सेक्शन को बिना प्रेजुडिस किए हुए। यानी जहाँ वो एचयूएफ का केस है और एचयूएफ की जगह पर कोई और आ जाता है, सक्सेशन हो जाता है और उसके बाद अगर सक्सेशन के बाद अगर पार्टीशन भी हो जाता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, उसके असेसमेंट के लिए 171 की तरफ देखना होगा। और चूंकि यहाँ फर्म की बात खास तौर पर नहीं की गई है लेकिन पर्सन की बात की गई है तो हर फर्म पे भी ये लागू होता है और इसीलिए 170 की बात की जा रही है जब हम सक्सेशन ऑफ वन फर्म बाय अनदर फर्म की बात कर रहे हैं। तो 170 में पर्सन की बात की गई जिसमें फर्म भी शामिल होगी और 188 के बाद आता है 188A और 188A में कहा जा रहा है कि every person who was during the previous year a partner of a firm and the legal representative of any such person who is deceased shall be jointly and severally liable along with the firm for the amount of the tax penalty or other sum payable by the firm for the assessment year to which such previous year is relevant, and all the provisions of this act so far as may be shall apply to the assessment of such tax or imposition or levy of such penalty or other sum। हर पर्सन जो कि प्रीवियस ईयर के दौरान उस फर्म का पार्टनर था या अगर पार्टनर की मृत्यु हो गई है, एनी सच पर्सन हु इज डिसीज, यानी कोई भी अगर पार्टनर जिसकी मृत्यु हो गई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर था, तो ये सारे लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर एंड अदर पार्टनर्स दे शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। वो सम्मिलित रूप से और अलग अलग भी पेमेंट के लिए लायबल होंगे, फर्म के साथ साथ वो भी लायबल होंगे उस टैक्स पेनल्टी या दूसरे राशि के लिए, दूसरी मात्रा के लिए जो फर्म के द्वारा पे किया जाना है उस असेसमेंट ईयर के लिए जो कि ऐसे प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट है। एंड जहाँ पर भी ऐसे जॉइंटली सेवरली लायबल होंगे, सारे के सारे जो प्रावधान है एक्ट के वो जहाँ तक हो सकेगा अप्लाई करेंगे। सो फार एज मे बी शैल अप्लाई टू द असेसमेंट ऑफ सच टैक्स, ऐसे टैक्स या ऐसे इम्पोजिशन या ऐसे पेनल्टी के लेवी पे वो सारे प्रावधान भी अप्लाई कर जाएंगे उसी प्रकार से।
तो ये हो गया सेक्शन 188A। उसके बाद आते हैं 189। सेक्शन 189 में कहा गया है कि जहां पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो क्या होगा। 189(1) से जहां पर भी कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरिड ऑन यानी चलाया जा रहा है बाय अ फर्म, एक फर्म के द्वारा, हैज बिन डिसकंटिन्यूड, और वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया रहा है या डिसकंटिन्यू हो गया रहा है, और वेर ए फर्म इज डिसॉल्व, या फर्म जहां डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है, या उसका जो बिजनेस प्रोफेशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो जो असेसिंग ऑफिसर हैं, ही शैल मेक एन असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, वो उस फर्म की टोटल इनकम का ऐसे असेसमेंट करेंगे एज इफ नो सच डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशन हैड टेकन प्लेस, जैसे कि कोई डिसकंटिन्यूएंस या कोई डिसोल्यूशन हुआ ही नहीं रहा हो, वो इस तरह से असेसमेंट करेंगे। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, इंक्लूडिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ पेनल्टी और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जिसमें पेनल्टी के जो प्रावधान हैं या कोई भी और सम चार्जेबल के प्रावधान हैं, कोई फीस इत्यादि इत्यादि के प्रावधान हैं, वो भी उसके अनुसार अप्लाई हो जाएंगे। सो फार एज में भी ऐसे असेसमेंट को वो भी प्रावधान अप्लाई कर जाएंगे। और 189(2) में कहा जा रहा है कि इसके पहले के सबसेक्शन के जो प्रावधान है उनकी जनरलिटी को प्रेजुडिस ना करते, उनको प्रतिकूल प्रभाव ना डालते हुए, यदि कोई असेसिंग ऑफिसर है या कमिश्नर अपील है, वो अपने प्रोसीडिंग के दौरान इस एक्ट में किसी भी ऐसी फर्म के रिस्पेक्ट में जिसका रेफरेंस किया जा रहा है उस सबसेक्शन में, वो सेटिस्फाइड हैं, अगर असेसिंग ऑफिसर या कमिश्नर अपील सेटिस्फाइड हैं कि फर्म ने गलती की है जिसको पनिश किया जाना चाहिए चैप्टर 21 में, यानी पेनल्टी वाला जो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन वाले जो सेक्शंस हैं, ही में इम्पोज और डायरेक्ट द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, वो इम्पोज कर सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं कि पेनल्टी को इम्पोज किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो जब हम कह रहे हैं कि फर्म अगर डिसॉल्व हो जाती है तो उसको मद्देनजर न रखते हुए असेसमेंट करना है, साथ साथ ये काफ़ी जनरल प्रावधान है, लेकिन स्पेसिफिकली ये भी कहा जा रहा है कि पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। वैसे तो ये 189(1) से ही कवर हो जाएगा, लेकिन खास तौर पे कहा दिया गया कि पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और 189(3) में कहा जा रहा है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन हु वाज एट द टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशन अ पार्टनर, जो भी वो पार्टनर था और या फिर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था डिसीज पार्टनर का, वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होगा फॉर द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये बात पहले भी कही गई है, एंड सारे प्रोविजन उस हिसाब से अप्लाई कर जाएंगे। Where such discontinuance or dissolution takes place after any proceeding in respect of an assessment year have commenced, 189(4) में कहा जा रहा है जब डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशन तब घटित होता है जब कोई प्रोसीडिंग जो थी किसी भी असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में वो शुरू हो गई थी। अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी उसके बाद डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशन हो जाता है तो प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, मे बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द पर्सन्स रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3। जो भी पार्टनर्स हैं या डिसीज पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके खिलाफ वो प्रोसीडिंग चलाई जाएगी फ्रॉम द स्टेज एट विच द प्रोसीडिंग स्टूड, उस स्टेज से जहां वो प्रोसीडिंग खड़ी हुई थी, एट द टाइम ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस और डिसोल्यूशन। ऐसे डिसकंटिन्यूएंस ऐसे डिसोल्यूशन के समय पे जिस पोजीशन पे जिस स्टेज पे प्रोसीडिंग खड़ी हुई थी वहां से वो प्रोसीडिंग पार्टनरों के खिलाफ चलाई जाएगी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलाई जाएगी, क्योंकि फर्म के खिलाफ चलाई नहीं जा सकती, वो तो डिसॉल्व हो गई। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल सो फार एज मे बी अप्लाई अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से सारे प्रावधान अप्लाई कर जाए। तो फर्म अगर डिसॉल्व भी हो जाती है या डिसकंटिन्यू हो जाती है, पहले तो 189(1) में कह दिया गया आप ऐसे असेसमेंट करिए जैसे वो हुआ ही ना हो, बस ये कह दिया गया हाँ पेनल्टी भी आप लगा सकते हैं, और उसके बाद ये भी कह दिया गया कि जितने भी पार्टनर होंगे और लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिसीज पार्टनर के, जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी उनकी होगी टैक्स पेनल्टी या दूसरी राशि के प्रति। और उसके बाद ये भी कह दिया गया 189(4) में कि
जो ये प्रोसीडिंग है ये उन पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चलाई जाएगी और उसी स्टेज से चलाई जाएगी जिस स्टेज में वो थी। स्टेज कैंसिल नहीं होती है, पहले की प्रोसीडिंग कैंसिल नहीं होती है। जिस स्टेज में प्रोसीडिंग थी जब फर्म डिसकंटिन्यू हुई या डिसॉल्व हुई उस स्टेज से आगे ये चलाई जाएगी। और उसके बाद 189(5) में आया है कि इस सेक्शन के प्रावधानों का कोई असर 159(6) पर नहीं होगा। तो 159(6) को देख लेते हैं। 159(6) में कहा जा रहा है कि जो लायबिलिटी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की वो उसी हद तक सीमित रहती है जितना उसके पास एस्टेट है जो केपेबल है उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए। यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो टैक्स नहीं लिया जा सकता जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है। यानी वो केवल उस एस्टेट में से उससे लिया जा सकता है जो फर्म की के प्रति वो जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके बियॉन्ड किसी राशि के लिए नहीं लिया जा सकता है। तो ये बात हुई फर्म डिसॉल्व या बिजनेस डिसकंटिन्यूड की। और उसके बाद आते हैं हम 189A। और 189A में प्रावधानित है जो फर्म के जो पास्ट असेसमेंट यानी पिछले जो असेसमेंट्स हुए थे उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। और ये कहा जा रहा है कि in relation to the assessment of any firm and its partners for the assessment year commencing on the first day April 1992 or earlier assessment years, किसी भी फर्म के असेसमेंट के रिस्पेक्ट में रिलेशन में या उसके पार्टनर के असेसमेंट के रिलेशन में जो असेसमेंट ईयर 92-93 या पहले का असेसमेंट ईयर है, इस चैप्टर के जो प्रावधान हैं जैसे वो 93-94 के पहले थे वैसे वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि 93-94 से प्रावधान बदल गए थे। 93-94 असेसमेंट ईयर से जो एप्लीकेबल प्रावधान बदल गए थे, तो इसलिए जो पिछले वाले असेसमेंट्स हैं उन पे पुराने वाले प्रावधान लगेंगे। ये बात यहाँ पे कही जा रही है जो कि नॉर्मली होता भी है। So with that we come to the end of chapter 16 and we come to the end of this lecture also, and